Assertion pH3 has lower boiling point than NH3 region. In liquid state, NH3 molecules are associated to van der Waals forces, but pH3 molecule are associated to hydrogen bonding. तो इतनी लाइन से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि निश्चित तौर पे ये स्टेटमेंट गलत है। मींस रीजन गलत है, pH3 molecule are associated with hydrogen bonding, जी नहीं, एक्चुअली NH3 molecules are associated with hydrogen bonding, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो रीजन से ही हमको पता चल रहा है कि वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। बट फिर भी हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, असर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर किस तरीके से डिफाइंड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और लास्ट में आता है वैन डर वाल फोर्सेज, राइट। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जो आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, NH3 को देखते ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और कैसे होगी जनाब, ये हम देखते हैं NH3 इस तरीके से यहाँ पर बना लेंगे और एक नाइट्रोजन का कंपाउंड यहाँ पर होगा, एंड दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ NH3। एंड अब जनाब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखिएगा कैसे होगी, ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उसी की वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज़्यादा होगा। ऑलराइट, वही यहाँ पे दिया हुआ है pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। जनाब ये असर्शन बिल्कुल सही है, एंड pH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड, तो ये रीजन तो गलत हो जाएगा। ऑलराइट, तो जनाब ये A इज करेक्ट एंड R इज नॉट करेक्ट वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। A इज करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन। नंबर 2, अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स LiF एंड K2O N2SO2, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं SO2ClClF3, राइट। तो सबसे पहले हमको आयनिक कैरेक्टर के बारे में पता करना है। आयनिक कैरेक्टर बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिफाइन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, एक एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम होगा, तो निश्चित तौर पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ पुल करेगा, राइट। तो जिसकी वजह से आयनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो जनाब यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा किसमें, यहाँ पर दिए हुए कंपाउंड से आप निश्चित तौर पर गेस कर पा रहे होंगे LiF में। ओके, यहाँ से देखते हैं LiF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड लिथियम जो कि बिल्कुल इस तरफ यानी कि फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है, राइट। तो आप निश्चित तौर पर समझ पा रहे हो, जैसा कि आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो Li जो कि फर्स्ट ग्रुप में है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और इस तरफ जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, तो निश्चित तौर पे Li और F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा होगा। बट इससे आप बहुत कुछ हासिल कर नहीं पाएंगे, आप सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 को हटा सकते हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन में LiF ज़्यादा है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे और ऑप्शन को। जैसे ही आप K2O को देखते हैं N2, जैसे ही आप N2 को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझ पा लेंगे ये तो सेम है, यानी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा दिए हुए कंपाउंड्स में से। आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा तो इसके मतलब आप ऑप्शन नंबर 1 को भी हटा सकते हैं, क्योंकि ClF3 यहाँ पर सबसे कम दिया हुआ है, तो जनाब ClF3 नहीं N2 होगा। N2 सबसे कम, LiF सबसे ज़्यादा, थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन में ये आपको नजर आ रहा है। तो जनाब दो ऑप्शन को हमने ऐसे ही कट कर दिया। अब दो ऑप्शन को हम थोड़ा सा अच्छे समझ करके कर रहे होंगे। थोड़ी सी स्क्रीन को हम ऊपर करते हैं जनाब। अब हम देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से कुछ पीरियोडिक टेबल में आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ऑक्सीजन के नीचे सल्फर एंड फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, ऑलराइट। तो अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे। SO2, SO में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, एंड ClF3, जनाब C एंड F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निश्चित तौर पे आप यहाँ से डायरेक्ट समझ पाएंगे कि SO में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा इन कंपेरिजन टू C एंड F, क्योंकि ये बहुत ही दूर है, ज़्यादा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट आते हुए, एंड ऑक्सीजन टू सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा नहीं। तो यहाँ पर C एंड F यानी कि ClF3 का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा SO2 से। तो जनाब यहाँ पर ये ऑप्शन क्या कुछ नजर आ रहे हैं जनाब, यहाँ से आप निश्चित तौर पे समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पर SO2 का ClF3 से आयनिक कैरेक्टर कम दिखाया गया है और यहाँ पर ज़्यादा, तो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट वन, ऑलराइट। तो एक बार समराइज कर देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ही हम पता कर पाएंगे कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। और अब हमें बात करनी है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की। अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। स्टेटमेंट 2, द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। ओके, तो थोड़ा सा हम नीचे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जगह थोड़ी सी कम है बट फिर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब हम समझेंगे स्टेटमेंट 1। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन देकर रखा हुआ है। अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अबव एंड बिलो, ये थोड़ा सी पॉसिबिलिटी आपको वैसे भी कम नजर आ ही रही होगी स्टेटमेंट पढ़कर, बट आप सीधा सा समझिए इस तरह का ऑर्बिटल होगा पी वाई एंड पी वाई करके,
राइट। उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जैसे ही आप ये ड्रॉ करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ऊपर पाएंगे कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जनाब लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। नाउ स्टेटमेंट 2, द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, राइट। स्टेटमेंट 2, और ये पाई स्टार होगा, प्लस माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू जवाब जाएंगे, तो ये आपको नोड है ये, एंड ये नोड्स हैं। जनाब आपको पता होना चाहिए कि नोडल प्लेन्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, नोडल प्लेन्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। और यहाँ पर ये तो पूछा गया था पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई, एब्सोल्युटली यही तो नोड्स हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। हालांकि इस क्वेश्चन में इस बात से कुछ रिलेटेड कुछ भी है नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आगे के एग्जाम्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को टच किया जा सकता है। और राइट, फिलहाल तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही, पहला वाला स्टेटमेंट गलत, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज फॉल्स, नहीं जनाब ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। हम नीचे की तरफ जाते हैं, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट सही है जनाब, ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि 27th जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था, द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, जनाब आपको यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को काउंट करके लिखना है। ऑलराइट, तो जनाब आप स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। नाउ एचएफ का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक्चुअली फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट। तो निश्चित तौर पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जनाब ये होगा पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट फिलहाल तो नहीं होने वाला। नाउ SO2 का डायग्राम हम बनाएंगे इस तरीके से, बहुत ही ध्यान से देखना है हमको। और यहाँ पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर, तो जनाब ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एंड लोन पेयर है तो निश्चित तौर पे ये भी पोलर ही होने वाला है। एंड नाउ H2O का डायग्राम तो हम बहुत बार बना चुके हैं, बट फिर भी एक बार हम बना ही देते हैं। H2O का डायग्राम इस तरीके से होगा, एंड यहाँ पर जनाब होंगे 2 लोन पेयर, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, तो जनाब H2O भी पोलर ही होगा। तो अभी तक HF, SO2 एंड H2O कोई भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होने वाला, क्योंकि तीनों के तीनों ही पोलर मॉलिक्यूल हैं। एंड नाउ H2 की बात हम करेंगे। H2 वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपको कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कॉन्सेप्ट नजर नहीं आएगा, तो निश्चित तौर पर जनाब ये होने वाला है पोलर, क्योंकि ये होगा नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं की जा रही है। ऑलराइट, तो ये होगा नॉन पोलर होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CO2। जनाब CO2 का स्ट्रक्चर SO2 से डिफरेंट होता है, राइट। ये होता है लीनियर स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनाब कार्बन पर कोई भी लोन पेयर आपको नजर नहीं आएंगे, बट सल्फर पर आपको एक लोन पेयर नजर आएगा, जिस वजह से ये बेंट शेप में होता है, एंड ये CO2 लीनियर शेप में होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर इस तरीके से, एंड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से ये हो जाएगा नॉन पोलर, राइट। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से पोलैरिटी होती है एंड किस तरीके से नॉन पोलैरिटी होती है। तो फिलहाल CO2 भी हमारे आंसर में काउंट होगा, तो एक बार हम मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे आंसर में काउंट होने वाले हैं। H2 होगा एंड CO2 भी होगा, राइट। अब हम बात करेंगे CH4 के बारे में। CH4 का तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर जनाब होने वाला है, एंड यहाँ पर कुछ भी टफ जैसा आपको नजर नहीं आएगा, एंड यहाँ पर भी ये भी नॉन पोलर ही होने वाला है, कहीं भी कुछ भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं की जाएगी, तो जनाब ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा। इसको हम येलो पेन से ही कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, राइट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट NH3, ओके। अब जनाब हम NH3 के बारे में बात करें, NH3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो NH3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। आपने ये स्ट्रक्चर्स कई बार बनाए होंगे, और यहाँ पर होगा लोन पेयर, ऑलराइट। लोन पेयर होने की वजह से, एंड नाइट्रोजन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से खींचेगा ही, तो जनाब ये हो जाएगा पोलर। यहाँ पर पोलैरिटी आपको बहुत ही आसानी से नजर आ जाएगी, ये हो जाएगा पोलर, तो ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। एंड नाउ CCl3H, तो जनाब यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, CCl ये हो जाएगा, एंड H इस तरीके से हो जाएगा। क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये इस तरीके से खींचेगा, ये इस तरीके से खींचेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ से आएगा, एंड H अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, तो निश्चित तौर पर जनाब ये भी पोलर ही होने वाला है, राइट। वेरी सिंपल, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट BF3। तो जनाब BF3 का स्ट्रक्चर बहुत ही ध्यान से हमको देखना है, यदि आपने स्ट्रक्चर ध्यान से नहीं देखा तो निश्चित तौर पे जनाब आप इसको गलत ही करने वाले हैं। हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन इस तरीके से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, एंड ये वाला फ्लोरीन इस तरीके से, ये वाला फ्लोरीन इस तरीके से। बहुत ही ध्यान देने की बात है, इन दोनों फ्लोरीन का रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा, राइट। वेरी सिंपल, क्योंकि ये तीनों के तीनों बॉन्ड 120 डिग्री एंगल पे होते हैं, 120 डिग्री एंगल पे होते हैं तीनों के तीनों बॉन्ड, राइट। तो निश्चित तौर पे इसका रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा, एंड इसका रिजल्टेंट इस तरीके से तो है ही। तो जनाब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, BF3 में एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की वजह से जनाब ये हो जाएगा नॉन पोलर, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली यहाँ पर कंफ्यूजन होने के साथ साथ हम यहाँ पर पोलैरिटी लिख देते हैं, क्योंकि हमें सही से स्ट्रक्चर आता नहीं है, और हम अपना
क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे जनाब BF3 हमारे आंसर में काउंट होगा, राइट। 1 2 3 4 जनाब यहाँ पर 4 नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 4 हम लिखेंगे। एंड BF3 के बजाय अगर NF3 होगा, ये हम आपको एडिशनल बता रहे हैं, यहाँ पर कोई भी इस क्वेश्चन में NF3 की जरूरत है नहीं, बट फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं, तो NH3 को हम फिलहाल यहाँ से रिमूव करेंगे, राइट। तो जनाब BF3 तो हमने बना लिया। अब हम बात करेंगे NF3 की। NF3 में ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन पर होते हैं लोन पेयर, राइट। लोन पेयर होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ना कि इस तरीके से। बोरॉन पे जनाब कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, बट नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, एंड ये लोन पेयर होने की वजह से ये हो जाएगा पोलर, राइट। BF3 NF3 सेम तरीके का साउंड करता है, इसलिए हमने BF3 के साथ साथ आपको NF3 का भी बताने की सोच ली, ऑलराइट। जनाब इसको आप समझ सकते हैं कि लोन पेयर होने की वजह से ये हो जाएगा पोलर। एंड नाउ He2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, F2 Ne2 पॉजिटिव, B2 O, ओके। तो सारे के सारे हमें चेक करने हैं, इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और उसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 होना चाहिए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उसमें से भी दो चीजें बतानी है हमको, बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है और उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है। तो आपको पता होगा कि पैरामैग्नेटिक यानी कि पैरामैग्नेटिक, हम नॉर्मली तौर पे लिख रहे हैं इसको, पैरामैग्नेटिक मींस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड डायमैग्नेटिक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट, जनाब थोड़ा सा ध्यान से, एक्सेप्ट हम यहाँ पर दूसरे पेन से लिखने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट 10 एंड 16। यदि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जनाब वो पैरामैग्नेटिक होगा, जबकि इवन है 10 उसके बाद ही पैरामैग्नेटिक होगा, एंड 16 इवन है उसके बाद ही पैरामैग्नेटिक होगा। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज पैरामैग्नेटिक, राइट। और डायमैग्नेटिक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट 10 एंड 16। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप याद रख सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अभी हम H2 के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार फिर से अपना पेन चेंज कर लेते हैं। H2 में होगा क्या जनाब? H2 में आप निश्चित तौर पे देख पा रहे होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। H2 का फॉर्मेशन जैसे ही आप करेंगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं एंड बॉन्ड ऑर्डर भी लिखते हैं, राइट। और बॉन्ड ऑर्डर का आपको एक रूल पता होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB, बोले तो बॉन्डिंग माइनस NAB, एंड उसके बाद हम लिखेंगे नीचे 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। इसको आपको याद रखना है। और हमने आपको और भी तरीके बताए हुए हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के, यदि उसका इलेक्ट्रॉन 8 to 20 आता है, राइट, तो उसके लिए आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, बट 8 से अगर कम होता है नंबर इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, राइट। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होगा, एक सेकेंड, बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से भी हम लिख लेंगे, पहले बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, बहुत ही ध्यान से सुनना है, कंसंट्रेशन बनाकर रखना है, राइट। 2 2 4 2 4 2, बहुत ही ध्यान से, यहाँ पर ये सिग्मा के लिए है एंड ये पाई के लिए है, ऑलराइट। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर आगे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 0, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, एंड डिवाइडेड बाई 2। सारी मैंने आई थिंक यहाँ पे डिवाइड बोल दिया, यहाँ पे माइनस होगा जनाब। 2 बॉन्डिंग है तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, माइनस 0, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं इन केस ऑफ हाइड्रोजन, एंड डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। एंड बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ है, हमसे 1 ही पूछा गया है, बट हमें पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक भी बताने हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डायमैग्नेटिक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट 10 एंड 16, तो यहाँ पर इसका डाया होगा मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि जनाब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑलराइट। अभी हम बात करेंगे He2 की। He2 यानी कि हीलियम 2 पॉजिटिव, राइट। तो हीलियम की वजह से यहाँ पे 2 + 2 4, -1 प्लस की वजह से -1 होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं He2, ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम यहाँ से हटाएंगे, एंड He2 पॉजिटिव, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होगा, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, -1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 - 1 1 डिवाइड बाई 2 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। तो यहीं से कट हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी हम चेक करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो इसका आंसर होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यहाँ पे हो रहा है, बट बॉन्ड ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा और ये वाला आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 6 12 -1 11। O2 पॉजिटिव, यहाँ पर 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो पैरामैग्नेटिक निश्चित तौर पे हो जाएगा, तो हम पैरामैग्नेटिक P लिख देते हैं यहाँ पर। एंड कितने
क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका। आप उस ट्रिक से भी जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे जो हमने 8 to 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखी हुई थी, तो आप यहाँ पर ये काउंटिंग करेंगे कि 8 8 16 -1 15, राइट, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स की हम काउंटिंग कर रहे होते हैं। तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 15 इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे होंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, क्योंकि 14 का 3 होता है और उसे 1 प्लस या 1 माइनस होने पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 प्लस या माइनस होता है। ऑलराइट, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएंगे जब आप 15 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होंगे। बट इस ट्रिक को जो हम यूज कर रहे होते हैं तो हमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जो कि यहाँ पर होंगे 11। अब उसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कैसे आएगा जनाब, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नाउ 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम पेन को चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि समझ में आसानी से आए। जैसे कि हमने आपको कहा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में रखे जाएंगे, फिर 2 एंटी बॉन्डिंग में, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे। 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले बॉन्डिंग में 1 2 3 4, एंटी बॉन्डिंग में उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अभी भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से और आएंगे एंड 1 और आएगा, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। हमने 11 के 11 यूज कर लिए या फिर नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस जनाब, हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए हैं। नाउ अब थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 1 2 3 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2.5। जैसा कि हमने आपको कहा था, उस वाली ट्रिक से जॉब करेंगे तब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा और इससे भी 2.5 ही आएगा, तो जरा हम 2.5 यहाँ पर लिख देते हैं। ऑलराइट, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमें 1 बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। तो जनाब हम बात करने वाले हैं N2 नेगेटिव की, राइट। तो 5 5 10, यहाँ पर 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि यदि प्लस लिखा हुआ है तो हम माइनस करते हैं, एंड अगर निगेटिव लिखा हुआ है तो हम प्लस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। N2 2 नेगेटिव, आउटर मोस्ट सेल में 5 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 2 नेगेटिव की वजह से 12 हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम पेन लेकर आते हैं अपना येलो, N2 2 नेगेटिव, यानी कि 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगा D डायमैग्नेटिक, एंड डायमैग्नेटिक है तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पैरामैग्नेटिक पूछा हुआ है, बट फिर भी हम कर लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। N2 2 नेगेटिव, यानी कि 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 2 3 4, एक बार हम फिर से यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं N2 2 नेगेटिव के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें बॉन्डिंग में चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में चाहिए, 4 प्लस 2 बॉन्डिंग में चाहिए और 2 एंटी बॉन्डिंग में, राइट। तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस 1 2 3 4 4 डिवाइड बाई 2, जो कि आप यहाँ पे फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर होगा 2। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑलराइट। तो उसके हिसाब से ये वाला भी हमारा आंसर होगा नहीं। अब हम थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि हम आगे के क्वेश्चंस के लिए स्पेस बना सकें। और अब हम बात करने वाले हैं O2 2 नेगेटिव की, O2 2 नेगेटिव, और यहाँ पर O2 2 नेगेटिव यानी कि 6 6 12 2 14, गॉट इट, 14 आएगा यहाँ पर O2 2 नेगेटिव में, और इसकी वजह से D डायमैग्नेटिक हो जाएगा, एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स हम किस तरीके से फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, थोड़ा सा हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे, बॉन्डिंग में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में होंगे 6 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर होगा 1। तो जनाब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। बड़ी अजीब समस्या है इसका तो दोनों भी नहीं होंगे, ना पैरामैग्नेटिक है ना बॉन्ड ऑर्डर तो इक्वल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ रहा है, उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं मिल रहा है, तो जनाब उस तरीके से ये वाला भी हमारा आंसर होगा नहीं। तो जनाब अब हम चेक करने वाले हैं F2 को। F2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 7, यानी कि 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में, ऑलराइट, क्योंकि F2F में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत ही आसान है, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F2 को हम लिख लेते हैं 14। तो जनाब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट एक बार फिर से इरेजर का यूज करना चाहेंगे, इसको हटाते हैं सबसे पहले, ओके, राइट, यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। और अब हम 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर जनाब होगा 1। आई थिंक आई एम बिल्कुल ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर जनाब होगा 1, एंड बॉन्ड ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, बट इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इवन है तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक, एंड जनाब ये भी आंसर में नहीं होगा। Ne2 पॉजिटिव का क्या होगा, Ne2 पॉजिटिव में होंगे 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Ne नियॉन में 8 8 16, 8 प्लस 8 16 होगा, एंड प्लस की वजह से एक माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर होंगे 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
Ne2 पॉजिटिव में 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? जब आप लिखेंगे 14 + 1 15 तो यहाँ पे 8 - 7 / 2 आएगा, राइट। आप करके भी देख सकते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम, जैसे ही आप देखेंगे 8 - 7 / 2 = 0.5 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, राइट। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5 एंड पैरामैग्नेटिक तो जनाब 0.5 ऑर्डर, ये वाला आंसर भी नहीं होगा। नाउ B2, अब हमें B2 का देखना है। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे B2 में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, राइट। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे बोरॉन में एंड 3 + 3 6 हो जाएगा इसका आंसर। B2 इसका आंसर होगा 6। बट जनाब B2 में डायामैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जबकि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर भी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होता है। और हम इसका बॉन्ड ऑर्डर जब चेक करेंगे तो एक बार फिर से हम इसको रफ करते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हम चेक कर रहे होंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस जनाब, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 मिल रहे हैं, डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका आंसर होगा 1। तो जनाब फाइनली हमें एक तो ऑप्शन सही मिल रहा है। हमें पैरामैग्नेटिक भी चाहिए एंड बॉन्ड ऑर्डर = 1 चाहिए। पैरामैग्नेटिक नहीं है तो इस वजह से ये कट हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक तो है बट बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है तो इस वजह से ये हट जाएगा। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक है, ये वाला भी हट जाएगा, ये वाला भी, ये और ये। एट द एंड आपको सिर्फ बोरॉन में ही ये दोनों कंडीशन फुलफिल मिल रही होंगी, राइट। तो इसका बेसिकली आंसर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया था द नंबर ऑफ, जस्ट अ सेकेंड स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच आर पैरामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर = 1। जनाब इसका आंसर होगा 1, क्योंकि सिर्फ एक ही इसमें से सेटिस्फाई कर रहा है ये दोनों की दोनों कंडीशंस को। ऑलराइट, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स A B C D ओके हैव द सेम एनर्जी। बिल्कुल सही, सेम एनर्जी होगी तभी फॉर्मेशन होगा। हैव द मिनिमम ओवरलैप, नहीं जनाब, मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए। ओके थोड़ी सी स्क्रीन को ऊपर करते हैं। नाउ सी, हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हैव डिफरेंट सिमेट्री, नहीं जनाब, सेम होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द, नहीं ऑप्शन नंबर डी गलत जाएगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर सेम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एंड सी, मतलब ए एंड सी स्टेटमेंट सही है, तो क्या ऐसा कोई आंसर मिल रहा है? ए बी सी नहीं, ए सी, यस, ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट वन। A diatomic molecule has a dipole moment of 1.2 diopter if the bond distance is 1 angstrom, यहाँ पर नहीं होगा angstrom, यहाँ 1 angstrom, then fractional charge on each atom is 10 to the power -1 ESU, okay, given 1 diopter is equal to 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर। ओके तो आपको एक फॉर्मूला तो निश्चित तौर पे पता होगा, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। यहाँ पर डी होता है डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस, राइट, तो जो कि हमें 1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। क्यू होता है चार्ज, म्यू होता है डाइपोल मोमेंट, जो कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है 1.2 डायोप्टर। कन्वर्जन के लिए भी हमको बताया गया है। तो बेसिकली आपको फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है, यानी कि क्यू इक्वल टू म्यू अपॉन डी। इस वाले फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि हमें चार्ज पता करना है, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है एंड बॉन्ड डिस्टेंस भी दी हुई है। अब बहुत ही ध्यान से एक चीज देखिएगा, आप सीधे तरीके से आंसर पे पहुंच पा रहे होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 1.2 डायोप्टर, ऊपर आप डाइपोल मोमेंट लिखने वाले हैं एंड नीचे डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको एंगस्ट्रॉम में दी हुई है एंड डायोप्टर का कन्वर्जन हमें ESU सेंटीमीटर में दिया हुआ है एंड आंसर में आपको ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। तो निश्चित तौर पे आप समझ पा रहे होंगे कि सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा, तभी जाकर यहाँ पर ESU ही बचेगा। इसका मतलब हमें बॉन्ड डिस्टेंस जो कि एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, राइट। तो बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉम को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 1 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिखना होगा। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, राइट। तो इसको फिलहाल हम यहाँ पर लेकर आते हैं, Q इक्वल टू म्यू अपॉन डी एंड 1.2 डायोप्टर इक्वल टू, ओके 1 डायोप्टर, दैट मीन्स 1.2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻18 से, तब जाकर ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। 1.2 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, राइट। और हम डिवाइड करेंगे 1 एंगस्ट्रॉम से, जो कि है 1 × 10⁻18 सेंटीमीटर। अब आप निश्चित तौर पे देख पा रहे होंगे सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर जाएंगे इस तरीके से एंड यहाँ पर सिर्फ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बचा हुआ है, जो कि हमें आंसर में चाहिए। एंड जब आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1.2 × 10⁻10 -8, ओके दैट्स ग्रेट, ESU। और हमें आंसर में 10⁻−1 चाहिए, यानी कि ये तो बहुत ही छोटा होने वाला है। 1.2 × 10⁻−9 × 10⁻−1 ESU, इतना हमको दिया हुआ है और ये हमको फिल करना है कि जनाब बहुत ही छोटी यूनिट है। आप देख पा रहे हैं 10⁻−9,
तो इतना छोटी यूनिट का मतलब होता है निग्लिजिबल, यानी कि जीरो यहाँ पर लिखा जाएगा, 10⁻⁻⁹, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पर जीरो होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ओहो, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट पूछा गया है आपसे। डाइपोल मोमेंट कहाँ पर होगा, जहां पर जनाब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने वाली है, राइट। दैट मीन्स म्यू आपको बताना है, डज नॉट इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनाब आपसे पूछा गया है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो जो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि CH4 एंड PF5 का तो डाइपोल मोमेंट जीरो होने वाला है। दैट मीन्स ये आंसर में होंगे नहीं। म्यू इज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ CH4 एंड इन केस ऑफ PF5, राइट। अगर आप स्ट्रक्चर से समझना चाहते हैं तो समझिए, CH4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होने वाला है, राइट। और जो आप इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो सभी कैंसिल आउट कर देने वाले हैं, दैट्स इट। एंड PF5 का भी स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे, आसानी से इसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे हम NF3 की एंड NH3 की। इनका डाइपोल मोमेंट होगा, बट किसका ज़्यादा होगा उसको समझने के लिए हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे। रेड पेन ले लेते हैं। NF3 का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से, पूरा फोकस स्क्रीन पर रहना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं। NF3 F F F एंड जनाब ये तो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास होंगे ही होंगे, दैट्स इट। भूलना नहीं है लोन पेयर को, फंस जाओगे वरना। NH3 यहाँ पर भी लोन पेयर होने वाले हैं। अब जनाब बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है आपको, होना चाहिए। नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली जनाब नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस तरीके से आने वाला है डाइपोल मोमेंट, राइट। एंड लोन पेयर की वजह से इस तरीके से हो जाएगा। अगर अच्छे से एरो ड्रा करें तो यहाँ पर आप ऐसे भी बना लीजिए, क्योंकि यही करेक्ट एरो होगा डाइपोल मोमेंट का, राइट। जो आप इसका रिजल्टेंट निकालने वाले हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली ये ज़्यादा होने वाला है इन कंपेरिजन टू लोन पेयर, राइट। तो ऐसा कुछ बनाइए। बाकी इस तरफ आइए। अब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने वाली है? पूरी दुनिया जानती है जनाब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने वाली है। तो एरोज इस तरीके से हो जाने वाले हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में, ऐसे भी कर लीजिए। लोन पेयर के बारे में क्या ख्याल है आपका? लोन पेयर की वजह से तो ऊपर होने ही वाले हैं। अब जनाब बताइए, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने वाला है? आसानी से NH3 का ही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जनाब इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर कुछ है, बट इसको बढ़ाने के लिए 3 डाइपोल मोमेंट के एरोज आपको ऊपर नजर आ जाएंगे, राइट। तो ये सभी एक ही ऑर्डर में जा रहे हैं, ये रिवर्स हो चुके हैं। एंड आप सभी को पता है कि नेट डाइपोल मोमेंट ही हमसे पूछा जाता है, जो कि होता है वेक्टर सम, राइट। डाइपोल मोमेंट के लिए हम वेक्टर सम करते हैं, तो डेफिनेटली NH3 का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होने वाला है इन चारों में, तो NH3 को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझना चाहिए आपको। NF3 एंड NH3 के स्ट्रक्चर से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। इफ ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको करने हैं, राइट। तो पहला रूल क्या है? इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा शॉर्ट में हम लिखने वाले हैं, बाकी आप अच्छे तरीके से अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनाब क्या है? आपके ऑड हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप करने वाले हैं, अगर वो ऑड आते हैं दैट मीन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि पर्टिकुलरली आपसे यहाँ पर यही पूछा गया है। बट आगे भी हम बताना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन होते हैं तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन होते हैं तो जनाब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ देखिए 0 से पहले थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी आधी इन्फॉर्मेशन जनाब हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन नहीं अभी लगते हैं, 10 एंड 16 करते हैं, क्योंकि अभी हम सोच रहे थे कि 10 एंड 16 को लास्ट में बताएंगे, बट अभी सोच रहे हैं कि 10 एंड 16 को हम पहले ही बता दें ताकि दिक्कतें ना हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 एंड 16 है, अगर सिर्फ 10 एंड 16 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कुछ और नहीं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 आते हैं या फिर 16 आते हैं जनाब, उस केस में होने वाले हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सही है। अब थर्ड वाले को देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है, अगर इवन है बट एक्सेप्ट 10 एंड 16, एक्सेप्ट 10 एंड 16, तो उस केस में जनाब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। क्लियर हो चुका है? सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड हैं तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 एंड 16 है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर इवन है एक्सेप्ट 10 एंड 16 तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन पर, फटाफट से क्वेश्चन ये क्रैक होने वाला है। येलो पेन ले लेते हैं हम, तो बड़ी अच्छी बात होगी। O2 जनाब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले हैं? 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने आपसे बताया कि 16 इलेक्ट्रॉन्स के केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट आपको चाहिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ग्रेट। नाउ O2 नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव है ऑब्वियसली,
O2 16 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट +1 आप करेंगे, दैट मीन्स 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर टोटल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड आते हैं, ऑड यानी कि 17 एक ऑड ही नंबर है जनाब, सभी को पता है ऑड नंबर इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड आते हैं दैट मीन्स 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जनाब O2 निगेटिव में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। अगर समस्या हो रही है समझने में, पीछे जाइए 2 मिनट, वीडियो को दोबारा चलाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। NO नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ऑक्सीजन के पास 8, 8 + 7 15, 15 क्या है, इवन सॉरी ऑड नंबर, दैट मीन्स 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ CN निगेटिव कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7, 7 + 6 13, बट -1 की वजह से +1 करेंगे हम। देखिए अगर निगेटिव लगा हुआ है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमको और ऐड करना पड़ेगा, राइट। कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, एक निगेटिव वजह से एक इलेक्ट्रॉन हम और ऐड करेंगे तो हो जाने वाले हैं 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स यहाँ पर 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इवन है, बट 10 और 16 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। दैट्स गुड। नाउ O2 2 निगेटिव, O2 की वजह से 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 निगेटिव है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं टोटल। 18 जनाब इवन है, बट 10 और 16 नहीं है, यानी कि 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन इस केस में भी होने वाले हैं। सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। कैसा लगा जनाब एक्सप्लेनेशन, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको पता करना था 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2। कौन कौन से, O2 निगेटिव एंड NO, राइट। और अगर आपसे पूछ लिया जाता 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो जनाब वो O2 था, एंड 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन के केस में CN निगेटिव, O2 2 निगेटिव था, राइट। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को याद रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, राइट। द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके दैट्स ग्रेट, ई चाहिए, ओके। तो यानी कि यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर जनाब A नहीं E होगा, 5 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, बाकी आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देकर मार्क करना पड़ेगा। चलिए बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन को एक बार में ही पूछ लिया गया है आपसे, राइट। तो रिपीट करना ही करना है ऐसे क्वेश्चन को। नाउ स्टेटमेंट A, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है जनाब, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है जनाब यहाँ पर फोन, राइट, FON। फोन क्या है, F बोले तो फ्लोरीन, O बोले तो ऑक्सीजन, N बोले तो नाइट्रोजन, राइट। आपने कई बार पढ़ा है हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑब्वियसली इन केसेस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ऑब्वियसली जनाब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इंटरमॉलिक्यूलर लिखा हुआ है जनाब, इंटरमॉलिक्यूलर तो नहीं होती है, बाकी कैसे नहीं होती है आप समझिए। पहले तो ड्रॉ करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जनाब ये हो जाएगी नाइट्रोफिनॉल, राइट, ये हो गई आपकी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दैट्स ग्रेट। ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है तो ऑब्वियसली ये हो जाने वाली है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसको जो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जनाब हो जाने वाली है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंट्रामॉलिक्यूलर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर जनाब होती है पैरा में, राइट, पैरा नाइट्रोफिनॉल में। इस तरीके से जब NO2 ग्रुप यहाँ पर हो जाता है उस केस में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होती है, इसी तरीके का दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, राइट, इस तरीके से हो जाने वाला है। इसको देखिए हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, राइट। ये एक मॉलिक्यूल हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तो जनाब इस तरीके से अब बॉन्डिंग होने वाली है, एक मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर। खुद में ही हो जाता है तो इंट्रामॉलिक्यूलर, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होने वाली है इंट्रामॉलिक्यूलर, पैरा नाइट्रोफिनॉल में होने वाली है इंटरमॉलिक्यूलर। बाकी अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल के बारे में आपको नॉलेज थी तो बेसिकली बड़ी ही अच्छी बात है, राइट। यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि जनाब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। चलिए आगे बढ़िए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन HF, नहीं यहाँ पर जनाब इंटर होती है, HF में इंटर होती है, राइट, जस्ट अ सेकेंड। और दूसरा भी जब HF का मॉलिक्यूल होगा तो वहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप यहीं से यस गलत कर देंगे, यस, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रामॉलिक्यूलर। सही है, ये समझ में आ रही है, कोई दिक्कतें तो नहीं चल रही है जीवन में। नाउ क्या है स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट डी को देखिए ध्यान से, द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, राइट, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। डेंसिटी भी लिख लीजिए साथ में, अगर आप लिख रहे हैं तो डेंसिटी को भी लिख लीजिए, राइट। नाउ स्टेटमेंट डी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट ई की तरफ आते हैं,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब, ये बहुत पावरफुल इफेक्ट रखती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आप सभी को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है, राइट, पढ़ा है आपने इसको। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जनाब, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होने वाला है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब ये। क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ए डी ई, करेक्ट ही पूछा गया था हमसे, यस, तो ए डी ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा है? यस जनाब है, ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। H2O3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, H2O7 2 नेगेटिव, आपके पास ये 4 स्पीसीज दी हुई हैं एंड आपको बताना है कि किसका पिरामिडल ज्योमेट्री होने वाला है। तो चलिए अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी रहने वाली है। S2O3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बड़े ही ध्यान से हमको देखना है। S2O3 2 नेगेटिव यानी कि एक S ऊपर जाने वाला है, ओके, ये हो जाने वाला है स्ट्रक्चर S2O3 2 नेगेटिव का, ग्रेट। नाउ SO4 2 नेगेटिव का क्या होने वाला है? SO4 2 नेगेटिव है जनाब, यस, तो सही से ड्रॉ करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यस, ग्रेट। नाउ SO3 2 नेगेटिव, SO3 है, तो क्या कर दिया हमने, ये यहाँ पर कुछ खास होने वाला है, राइट। यहाँ पर जनाब हो जाएंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा लगा, ऑब्वियसली हो जाएंगे, क्योंकि जनाब सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ओके। अब क्या बनाना है हमको? S2O7 2 नेगेटिव, H2O7 2 नेगेटिव के लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पर बनाएंगे, बड़े ही ध्यान से इस तरीके से करना है। अब जनाब एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगाइए, एक यहाँ पर लगाइए, देखिए जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं उस तरीके से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आसानी रहेगी, राइट। तो बड़े ही ध्यान से देखते जाना है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को अप्रोच किया जा रहा है। 3 ऑक्सीजन हो चुके हैं, बचे हैं आपके पास 4 ऑक्सीजन, तो कैसे लगाए जाएंगे? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन हो चुके हैं, 4 बचे हुए हैं जनाब, 2 ऑक्सीजन इस पे होने वाले हैं, मतलब एक इस तरीके से, ये जनाब होने वाला है आपका परफेक्ट स्ट्रक्चर H2O7 2 नेगेटिव का। 2 नेगेटिव आपको चाहिए तो जनाब एक नेगेटिव यहाँ पर है, एक नेगेटिव यहाँ पर है, राइट। 7 ऑक्सीजन चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन हो गए, 2 सल्फर तो 2 सल्फर। आपसे यहाँ पर पूछा गया था पिरामिडल ज्योमेट्री, राइट। पिरामिडल ज्योमेट्री जनाब सिर्फ और सिर्फ इसमें होने वाली है, यहाँ पर भी लोन पेयर नहीं है तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, एंड थर्ड में क्या है? H2O7, ये भी नहीं। ये तीनों के तीनों टेट्राहेड्रल हैं जनाब, S2O3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, H2O7 2 नेगेटिव, ये तीनों के तीनों टेट्राहेड्रल होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ एक होगी पिरामिडल ज्योमेट्री इसकी, यानी कि SO3 2 नेगेटिव जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। दैट मीन्स ओनली वन स्पीसी हैव पिरामिडल ज्योमेट्री, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, ग्रेट। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर ये स्ट्रक्चर्स याद होंगे तो बड़ी ही अच्छी बात रहेगी जनाब, आसानी रहेगी क्वेश्चंस को क्रैक करने में, राइट। बाकी आपको अगर ये नहीं पता है कि स्ट्रक्चर्स कैसे बने हैं तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं एंड आई होप वो सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इस तरीके से, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज हो चुके हैं, 6 यहाँ पर भी यूज हो चुके हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड में यूज हो चुके थे, बचे थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, सही है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे 6 लोन पेयर, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बिजी हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड, नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए किसका म्यू जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि वो है पोलर कंपाउंड, पता है ना जनाब ये सारी चीज़ें। अगर कोई पोलर कंपाउंड है दैट मीन्स म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर कोई नॉन पोलर है तो म्यू इज इक्वल टू 0, गॉट इट। चलिए बड़े सारे कंपाउंड आपके पास दिए गए हैं, BeCl2 BCl3 NF3 XeF4, बताइए बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। अगर एक भी कंपाउंड इधर उधर हुआ तो -1 तो मिल ही जाएगा, उसकी दिक्कतें रहेंगी नहीं। बड़ी ही शिद्दत के साथ हमें इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहनी है। देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर बना के बताएं या फिर ऐसे ही बताएं तो आपकी मर्जी है। बाकी हम BeCl2 थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर बना दिया जाएगा तो सहूलियत रहने वाली है आपके लिए। येलो पेन लेकर आएंगे हम। देखिए स्ट्रक्चर्स आसान है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है यहाँ पर। BeCl2 सिंपल सा स्ट्रक्चर जनाब इसका बनने वाला है इस तरीके से। और जनाब जब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कुछ भी पोलैरिटी नहीं होने वाली, राइट।
जो डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा वही डाइपोल मोमेंट इस तरफ होने वाला है, दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू 0, नॉन पोलर हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 0, जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो चाहिए है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। राइट, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। क्या पूछा जा रहा है ये क्लियर अगर होगा तो क्वेश्चन क्रैक करने में आसानी रहने वाली है। राइट, तो BeCl2 आपका आंसर में काउंट नहीं होगा। ग्रेट, क्यों नहीं होगा वो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाकी BeCl3 का भी देख ही लीजिए। BeCl3 का जनाब स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सही है। तो आप सभी को पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर सम होता है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर सम। इनका डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा, इनका इस तरफ जाएगा। जब इन दोनों का आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो वो इस तरफ आने वाला है। एंड क्लोरीन का इस तरफ तो है ही, क्लोरीन का जनाब इस तरफ तो है ही, ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर भी नॉन पोलर होने वाला है, यानी कि म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, म्यू इक्वल टू 0 होगा। इसको भी आप क्रॉस कर देंगे, सही है। कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। और क्या है, NF3 है जनाब। NF3 का भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, करके आए हैं तो करेंगे क्या, बार बार करने की कोई जरूरत है नहीं। NF3 हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए NF3 का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी बताया जा चुका है कि डाइपोल मोमेंट इसका कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। राइट, तो यस, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर होने वाला है इन केस ऑफ NF3। राइट, तो चलिए नीचे आते हैं, बाकी स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि डाइपोल मोमेंट, जस्ट अ सेकेंड, यस, अगर आपको ये लग रहा है कि इन तीनों का नेट डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, तो जनाब ऐसा होगा। बट डाइपोल मोमेंट क्लोरीन के केस में बहुत ज़्यादा होने वाला है। राइट, तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, ये वाला डोमिनेट कर जाएगा। दैट मीन्स म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है इन केस ऑफ NF3, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ था, तो आप इसको टिक कर देंगे क्योंकि आपको म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 ही पता करना है। चलिए अब बात करते हैं XeF4 की। XeF4 का जनाब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होने वाला है, इस तरीके से, सही है, क्लियर हो चुका है। अब जनाब इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ आने वाला है, इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ आने वाला है, एंड दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स XeF4 भी आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाला, ये भी है नॉन पोलर। करेक्ट। नाउ CCl4, CCl4 बताने से पहले थोड़ी सी अगर स्पेस बना ली जाए तो बेहतर रहेगा। करेक्ट, राइट। नाउ CCl4 H2O H2 H2 H2S है, राइट, 1 2, ग्रेट। जनाब CCl4 के केस में भी क्या होने वाला है, CCl4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। CCl4, तो क्या स्ट्रक्चर देखकर आपको लग रहा है कि ये पोलर होगा नॉन पोलर होगा, बताइए। पोलर बिल्कुल नहीं होने वाला, ये होने वाला है नॉन पोलर। नॉन पोलर दैट मीन्स म्यू इक्वल टू 0 हो जाने वाला है। इन तीनों का नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ आने वाला है, इस वाले क्लोरीन का नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आने वाला है। दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि सेम ही एलिमेंट है यहाँ पर। राइट, तो नॉन पोलर दैट मीन्स म्यू इक्वल टू 0, यानी कि ये भी आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाला। ग्रेट। बट अब बारी है जनाब H2O की। आप सभी को पता होना चाहिए H2O के पास होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर अगर हैं तो जनाब डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, यानी कि म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 H2O के केस में। अगर हम बात करें H2S की, तो यहाँ पर भी जनाब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने ही वाले हैं। दैट मीन्स म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आंसर में हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखिए H2O के बारे में। ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर होगा कि दो होंगे, दो होंगे। राइट, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्डिंग बिजी हो जाएंगे इस तरीके से, एंड 4 इलेक्ट्रॉन बाहर बच जाएंगे। दैट मीन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनाब डाइपोल मोमेंट तो होगा ही होगा, लोन पेयर के केस में डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा, सिंपल है। अब बात करें हम H2S की, तो H2S का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही होगा, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर होंगे। राइट, यस, ठीक कर दिया हमने। अब बारी है HBr की। HBr से पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। यस, देखिए ऊपर देखिए कॉर्नर में, देखिए यहाँ पर देखिए HBr, थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर ली जाए। यस, HBr। अब बताइए जनाब HBr में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली ब्रोमीन की ज़्यादा होती है, तो डाइपोल मोमेंट इस तरीके से होने वाला है। राइट, डाइपोल मोमेंट अगर इस तरीके से होगा तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई दूसरा डाइपोल मोमेंट नहीं है। दैट मीन्स ये हो जाने वाला है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल दैट मीन्स म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसको भी हम टिक कर लेंगे, सही है। एंड नाउ CO2। CO2 का भी स्ट्रक्चर जनाब देख लीजिए, ये होने वाला है CO2 का स्ट्रक्चर। इसका इस तरफ डाइपोल मोमेंट, इसका इस तरफ डाइपोल मोमेंट, दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स ये भी आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाला, ये भी हो जाएगा नॉन पोलर।
H2 की बात करें जनाब, H2 का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, तो अभी जनाब हो जाएगा क्रॉस, दैट मीन्स अभी कोई डायपोल नहीं होने वाला। HCl का जनाब HBr की तरह से ही हो जाएगा, इसको भी आप टिक कर लीजिए। थोड़ा सा अगर स्पीड में बोल दिया तो समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज़ें आसान है। अभी आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विद नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, यानी कि म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। कितनी स्पीसीज का है जनाब? 5 का है। कैसे? 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 5। तो हम 5 व्हाइट पेन से लिखना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, पूरा फोकस आपको चाहिए, पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी जाकर ऐसे क्वेश्चन क्रैक होंगे। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, साथ लाया गया है। एंड ये है कलरिंग टाइप क्वेश्चन। ओहो, कलरिंग भैया, कलरिंग की इंपॉर्टेंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 पूरा का पूरा क्वेश्चन एक डायरेक्ट कलर पे पूछा गया है, कलर बेस्ड क्वेश्चन है ये। वायलेट कलर, ब्लड रेड, प्रूशियन ब्लू, येलो। ओहो, बताइए, नहीं पढ़ा है तो दिक्कतें हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कलरिंग के बारे में भी पढ़ना है जनाब। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी करना चाहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ बनता है, क्या होता है। ओके, चलिए, ए का है जनाब, ए क्या होने वाला है? Fe4 FeCN होल 6 होल साइज डॉट XH2O। ये पढ़िए और रिकॉल करिए, ऐसा कुछ आपने कहाँ पर पढ़ा है जनाब? ये पढ़ा है आपने प्रूशियन ब्लू में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, प्रूशियन ब्लू, ट्रांसबुल्स ब्लू। ये दो चीजें रटी हुई होनी चाहिए। ये जो भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं फॉर्मूला, ये है जनाब प्रूशियन ब्लू का, राइट? ये प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला है। गॉट इट? लिए बी पर आइए, FeCN होल 5 NOS4 निगेटिव। यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? यहाँ पर हो जाने वाला है जनाब वायलेट। वायलेट के बजाय आपको कहीं कहीं पर पर्पल भी लिखा हुआ मिल सकता है। वायलेट एंड पर्पल दोनों होते हैं, तो यहाँ पर वायलेट है फिलहाल, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं। करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यस हियर इट इज। ये वायलेट के बजाय आपको पर्पल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। FeCN होल 5 NOS ऐसे करिए, तब 4 निगेटिव बनेगा, ऐसे 1 सही है। और ये क्या है? FeSCN 2 पॉजिटिव। जनाब ये हो जाने वाला है ब्लड रेड कलर। इसको हम समझाते हैं। लेसेंस टेस्ट जब भी आप पढ़ते हैं ना, लेसेंस टेस्ट, तो लेसेंस टेस्ट में अगर आपको ब्लड रेड कलर चाहिए, यानी कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाना है, तो आपको कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, इन तीनों की प्रेजेंस एक साथ चाहिए। अगर ये तीनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तभी लेसेंस टेस्ट में आपको ब्लड रेड कलर मिलेगा। दैट इज मीन्स इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, राइट? लेसेंस टेस्ट से रिकॉल करिए, चीजें आसान हो जाएंगी। वहीं पर आपने ये पढ़ा हुआ है ब्लड रेड कलर। यस, सी का हो जाने वाला है सेकेंड। डी की बात करें अगर हम, तो इसको ध्यान से देखना है। ये क्या है? ये है जनाब एमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। एमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, इसको आपने पढ़ा होगा PO43 निगेटिव की जब आप रिएक्शन करवाते हैं एमोनियम मोलिबिडेट के साथ, तो फॉर्मेशन होता है एमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट का। दैट मीन्स इस कंपाउंड का, एंड इसका कलर होता है येलो, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, फोर्स 1। कई बार आपसे कहा है मैंने कि कलरिंग याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। ये इंपॉर्टेंट होती है जनाब, ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता है। कलरिंग इंपॉर्टेंट है तो याद करिए। ये कंपाउंड्स, इनके स्ट्रक्चर्स भी परफेक्ट तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली दिया हुआ है, बट हो सकता है कैसे पूछा जाए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि बताइए वॉयलेट कलर का कंपाउंड कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएँ, तो चारों ऑप्शन जब बनाए जाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट नहीं बनाए जाएंगे, पास पास के ऑप्शन बनाए जाएंगे। यहाँ पर Fe4 है, एक ऑप्शन में आपको Fe4 रखा जाएगा, एक में Fe2 रखा जाएगा, एक में Fe3 रखा जाएगा। तो एक्यूरेटली पता होना चाहिए, राइट? इंपॉर्टेंस है, कलरिंग याद करिए, आप बेहतर हो पाएंगे। चलिए इसको मार्क कर लीजिए, 3124 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, राइट? यहाँ पर क्या है? 2 स्टेटमेंट आपके पास दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, राइट? स्टेटमेंट 1 क्या है? NCH3 होल थ्राइस एंड PCH3 होल थ्राइस कैन एक्ट एज लिगेंड्स टू फॉर्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, राइट? तो ये क्या है? ट्राईमिथाइल एमीन। ये क्या है? ट्राईमिथाइल फॉस्फीन। अब यहाँ पर देख पाएंगे CH3 यानी कि मिथाइल, होल थ्राइस लिखा हुआ है, दैट मीन्स ट्राईमिथाइल फॉस्फीन, राइट? अब आपसे पूछा गया है ये दोनों क्या लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो जनाब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं। अगर आपको ये पता है तो जनाब क्वेश्चन को क्रैक करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली, राइट? लिगेंड्स एक तरीके के मॉलिक्यूल्स या आयंस ही होते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? आपको समझ आया? नहीं आया दोबारा सुनिए। लिगेंड्स एक तरीके के मॉलिक्यूल्स या आयंस ही होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं मेटल एटम को टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जब भी कोई मॉलिक्यूल या आयन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी हम उसको बोलेंगे लिगेंड्स। गॉट इट? क्लियर? अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल्स, लिगेंड्स को हटाए और यहीं पर लिख देते हैं लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल्स आर आयंस दैट कैन, अगर आप ये लिख लेंगे तो आसानी रहने वाली है आपको समझने में, राइट?
दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल एटम to form a coordinate bond. Got it? To form a coordinate bond. That's good. अब जनाब इसको देखिए, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है, राइट। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होंगे, फास्फोरस के पास भी लोन पेयर होंगे। दैट मीन्स ये दोनों लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे टू फॉर्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। गॉट इट? आपसे यही तो पूछा गया था कि ये दोनों लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे या नहीं करेंगे। लिगेंड की तरह बिहेव कौन करेगा, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, राइट। दैट मीन्स ये दोनों भी लिगेंड्स की तरह बिहेव करने वाले हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गॉट इट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट 2। एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर फ्रॉम सेम ग्रुप, यस हमें पता है। द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ NCH3 होल साइज एंड PCH3 होल साइज इज ऑलवेज सेम विद ट्रांजिशन मेटल। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। तो जनाब गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग करता है इन कंपेरिजन टू फास्फोरस। नाइट्रोजन की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से होगी इन कंपेरिजन टू फास्फोरस, तो जनाब सेम तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब नाइट्रोजन की बॉन्डिंग अच्छे से क्यों होगी? क्योंकि जनाब आप सभी को पता है, जस्ट सेकेंड, यस, क्योंकि आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, साइज छोटा होता है, एटॉमिक साइज, यहाँ पर हम इन कंपेरिजन टू फास्फोरस बात कर रहे हैं, राइट। नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा होता है इन कंपेरिजन टू फास्फोरस एंड जनाब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब एंड एटॉमिक साइज छोटा होने का मतलब बॉन्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर्म किए जाएंगे नाइट्रोजन के द्वारा, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले लिख देते हैं पूरा, यस दैट्स गुड, राइट। यानी कि एटॉमिक साइज बढ़िया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो जनाब ऑर्बिटल ओवरलैप बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है, राइट। ऑर्बिटल ओवरलैप बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। दैट मीन्स नाइट्रोजन विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स इन कंपेरिजन टू फास्फोरस। करेक्ट, सही है जनाब। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ था सेम, सेम नहीं होगा जनाब। नाइट्रोजन के बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इन कंपेरिजन टू फास्फोरस। चलिए अब करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करते हैं। 1 is true, 2 is false, 1 is true, 2 is false। दैट ग्रेट। ऑप्शन नंबर 1 is going to be the correct one. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच आर एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जनाब आपको पता होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने, 10th में पढ़ा होगा, राइट। तो ऑक्टेट रूल का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना है व्हिच आर द फॉलोइंग एक्सेप्शन। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कौन कौन है? CO2, ओहो, इतने सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से ऐसे कितने हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जनाब बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ एंड क्वेश्चन तुरंत ही गलत हो जाएगा। गॉट इट? चलिए CO2 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ से बनाएंगे CO2। बताइए क्या ये फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को? देखिए जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है वहाँ पर हम टिक करने वाले हैं, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है वहाँ पर क्रॉस करने वाले हैं। बाद में हम क्रॉसेस को काउंट कर लेंगे, गॉट इट? क्योंकि हमको एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल चाहिए। जनाब ये तो फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को, कैसे कर रहा है? इस कार्बन को पकड़िए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, जिसको हम टिक करके रखते हैं अभी के लिए, सही है। आगे देखें NO2 को देखते हैं। NO2 का जनाब स्ट्रक्चर कैसे होगा? इस तरीके से होने वाला है NO2 का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना है हमको। अब बताइए क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? आप इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करके देख सकते हैं, डेफिनेटली नॉट, राइट। नाउ H2SO4, H2SO4 का स्ट्रक्चर जनाब कैसे बनता है, ये बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। ये स्ट्रक्चर सीख लीजिए, जीवन में काम आने वाला है, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है, इसको हम नीचे लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ऑक्सीजन ऐसे रखते हैं एंड जनाब ये इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ पर भी आप OH कर दीजिए, देखिए काउंटिंग कर लीजिए, एक सल्फर हो जाएगा। कहाँ पर लिखा हुआ है H2SO4? देखिए नीचे, देखिए कॉर्नर पे, यहाँ पर एक सल्फर है, राइट, एक सल्फर हो गया है और 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन अब यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन ये हो गया, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हो गए एंड 2 हाइड्रोजन है, राइट। सल्फर की काउंटिंग करिए आप, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जनाब ऑक्टेट रूल तो गया है टूट, राइट। यहाँ पर एक्सेप्शन हो गई है ऑक्टेट रूल की, राइट। काउंटिंग समझ आ रही है जनाब? कोई दिक्कतें तो नहीं चल रही हैं? आनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं इस समय। BF3 की बात करें जनाब, BF3 का बॉन्ड इस तरीके से होता है। BF3 ऑब्वियसली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा। ऑक्टेट रूल के लिए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंड आप सभी को पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा बोरॉन का, एक इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन का, तभी तो बॉन्ड बनेगा यार। अभी आपको देखना होता है कि बॉन्ड के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, यही होता है ऑक्टेट रूल। यहाँ पर 8 नहीं है तो उसको कट कर देंगे। CH4 की अगर हम बात करें तो क्या होगा? CH4 की अगर बात करें तो जनाब ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है एंड आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑक्टेट रूल, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। इसी प्रकार से जब आप SiF4 को देखेंगे
चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। SiF4 को जब आप देखेंगे तो जनाब जैसे स्ट्रक्चर आपने CH4 का बनाया है वैसे यहाँ पर भी बनेगा, बस F लगने वाले हैं H के बजाय, तो यहाँ पर भी इसको टिक कर लेंगे हम। सही है। अब क्या बात है, ClO2, ClO2 ये ऑक्सीजन हो जाएगा। अब जनाब Cl पर कितने सही बनाए हमने, यस। अब जनाब Cl पर तो लोन पेयर हो जाने वाले हैं, दैट्स ग्रेट, यानी कि ये भी आपके आंसर में काउंट नहीं होने वाला, ये हो जाएगा। जस्ट सेकेंड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बट यहाँ पर लोन पेयर्स भी हैं, एक जनाब और इलेक्ट्रॉन होने वाला है, क्योंकि क्लोरीन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, राइट। तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बिजी हो चुके हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर नजर आने चाहिए, राइट। तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करने वाला। अब बात करते हैं PCl5 की, तो PCl5 जनाब कब से ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लगा, ये तो जनाब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनने वाला है PCl5 का, राइट। साथ में आपको स्ट्रक्चर्स भी सीखते जाना है, फायदा होगा। PCl5 ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करने वाला। यहाँ पर तो जनाब 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं इसके पास, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। एंड अब बारी है BeF2 की। BeF2 का स्ट्रक्चर तो बड़ा सा सिंपल सा है, इस तरीके से, तो भी क्रॉस कर दीजिए, कहाँ हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। C2H6 की बारी है अब। C2H6 का इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरीके से बनने वाला है, C2H6, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाइए, एंड इसी प्रकार से जनाब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। अब आप काउंट करके बताइए कि ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनाब हो रहा है, ऐसे हो रहा है, चलिए अभी आपको दिखाते हैं। एक कार्बन को पकड़िए, इस वाले कार्बन को आपने पकड़ा, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन आप देख पाएंगे इसके पास, तो डेफिनेटली ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाला है। इसी प्रकार से जब आप इस कार्बन को देखेंगे तो इस ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से काउंट किया जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से काउंट किया जाएगा, एंड इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपने काउंटिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की, वो यहाँ पर भी होने वाले हैं। दैट मीन्स ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। अब बारी है जनाब CHCl3 की। चलिए एक बार फिर से स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन 8 ऑक्टेट रूल फॉलो करने वाला है, CHCl3 हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो यस डेफिनेटली काउंटिंग करके देख लीजिए, यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल फॉलो होने वाला है। CBr4, ओके, CBr4 तो सिंपल सा ही तो है, इस तरीके से बनेगा, ये बना ही देते हैं पूरा। CBr4 जनाब यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल फॉलो होने वाला है। तो कहाँ कहाँ पर हो रहा है ऑक्टेट रूल फॉलो, 1 CO2 में हो रहा है, देन CH4 में हो रहा है, 2 जगह हो गया जनाब, 3 SiF4 में हो रहा है, और 4 5 6, यानी कि 6 जगह ऐसे हैं, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स में ही ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे करेक्ट आंसर के लिए, राइट। करेक्ट आंसर के लिए लिख दिया हमने, ओके। हमें लिखना था एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, ओके ओके ओके, 1 2 3 4 5 6 जनाब, वो भी तो 6 ही हैं, ओके दैट्स ग्रेट। यानी कि 12 मॉलिक्यूल आपके पास थे तो वहाँ से, बट हमें काउंटिंग देखिए ध्यान से करनी है। आंसर भले ही आ गया हो बट थोड़ी सी गलतियाँ हमसे हुई हैं। आंसर किस तरीके से आना चाहिए, आंसर इस तरीके से आना चाहिए। एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल जनाब एक ये हो गया जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स 1 2 3 और 4 5 एंड 6, तो 6 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स 6 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, आपको सारे स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, थोड़ी सी भी गलती हुई तो 6 के बजाय आप कम ज़्यादा कर देंगे एंड माइनस में मिल जाएगा, राइट। तो बड़े ही शिद्दत के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, तो हम मार्क जरूर करना चाहेंगे। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर। ओहो, बॉन्ड ऑर्डर का अगर क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के काफ़ी क्वेश्चन आते रहे हैं, आते रहेंगे, एंड 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आपके कई क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है, राइट। अगर नहीं पढ़ा जनाब हमारी वीडियो से पढ़ लीजिए, 18 मिनट में आपकी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, कई PIQs भी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए वापस से आते हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, एंड आपको बताना है किसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, कितनों में है, राइट। तो चलिए अपना ये वाला पेन लेकर आते हैं, C2। देखिए आपको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 242 ये वाले रूल से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, 242 दैट्स ग्रेट। ये क्या बोल दिया हमने, 242 राइट। इसको ऐसे कर दो, तो ऐसे कर दो, यहाँ पर सिग्मा लिख दो जनाब, यहाँ पर पाई लिख दो, तो ऊपर थोड़ी सी अगर हम यहाँ पर रफ कर लें इस तरीके से, बस जनाब इतने से काम चल जाएगा हमारा। और जनाब यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे थोड़ा सा और ये बन गई हमारी डिजाइन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। चलिए बॉन्डिंग लिखते हैं फिलहाल के लिए, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं, देखिए अभी आपको समझाते हैं कि ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये 2242 दैट्स गुड। अब हम पकड़ेंगे C2 को। C2 बोले तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, यहाँ पर हम आउटर मोस्ट शेल की बात करने वाले हैं। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, सभी को पता है।
अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पर रेड पेन लेकर आते हैं। तो जनाब यहाँ पर हम C2 की फिलिंग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखना है, अगर एक दो मॉलिक्यूल की फिलिंग आपने देख ली तो बाकी की सबको समझ आ जाएगी। सही है, करेक्ट। ये थोड़ा सा हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, जस्ट सेकेंड, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये पूरा लिखने का टाइम नहीं है जनाब, इतना जगह भी नहीं है यहाँ पर, समझिए। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला है। अब ये कैसे आएगा इसको समझते हैं हम। C2 पकड़िए, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं ना। C2 है, यानी कि 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करने वाले हैं, ये बहुत ध्यान से देखना है हमको। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए, 1 2। देखिए जो यहाँ पर लिखा है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दीजिए, 1 2 3 4। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4। अब चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाने वाले हैं, राइट। आगे और इलेक्ट्रॉन होते तो हम आगे इस तरीके से बढ़ते, बट 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, 8 की फिलिंग हो चुकी है, तो बस हमें रुक जाना है यहाँ पर। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 जनाब यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 एंटी बॉन्डिंग में। दैट मीन्स 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? यही आएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर। 6 माइनस 2 दैट इज 4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 2। तो यस, C2 का बॉन्ड ऑर्डर जनाब आने वाला है 2। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, राइट। कैसा लगा? कोई दिक्कत? चलिए, थोड़े का डाउट है तो आगे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम C2 के बजाय क्या बनाने वाले हैं? O2। ध्यान से देखिए, O2 की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट 2 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स 6 6 12 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपको करनी है। कैसे करनी है? इस तरीके से करनी है, 2 2 4 2 4 2, राइट। इस तरीके से 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 की फिलिंग पहले बॉन्डिंग में, क्योंकि जनाब सिग्मा तो पहले फिल होंगे ना, उसके बाद पाई का नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ पर लिखा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। अब जनाब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 थे ना, तो 2 यहाँ पर जा चुके हैं, 2 2 4 4 8 2 10, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी और आने हैं, ये रहे। अब जनाब बताइए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4 4 यहाँ पर हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 2। 8 माइनस 4 4 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होने वाला है। ओहो, अब बारी है BE2 की। थोड़ा सा स्पीड में आना चाहेंगे अब हम, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं बड़ी अच्छी तरीके से। अगर आपने समझने का प्रयास किया होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में भी आया होगा, राइट। बी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, राइट। कैसे होते हैं ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पीरियोडिक टेबल को पढ़िए, यहाँ पर बाद में आइएगा, राइट। Be आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, Be2 है, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो जनाब 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाने वाले हैं, 1 2 3 4। बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। जनाब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है? 0। थोड़ी सी स्पीड बनाई जाएगी अब, इसलिए समस्या ना हो आपको। लिथियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, या लिथियम 2 है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हटाइए, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही होने वाले हैं। बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Ne2 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? भैया नियॉन है, फिलिंग कंप्लीट है, राइट। नियॉन का चलिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है ना। जनाब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। कोई इलेक्ट्रॉन आपको बाहर नहीं मिलने वाला, राइट। जनाब इसकी आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर चलिए 0 लिख देते हैं, राइट। ओके, कुछ गलत बोला हमने? नहीं बोला। अब ऐसे इसका बाउंड ऑर्डर 0 ही होने वाला है। N2 की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, राइट। उसको हटाइए यहाँ से, दैट्स इट। ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। 3 माइनस 2 1 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 0.5, 0.5। He2 यहाँ पर भी जनाब बॉन्ड ऑर्डर 0 ही आने वाला है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो हमको चाहिए था वो क्या था? 2 बॉन्ड ऑर्डर हमको चाहिए था। तो जनाब 2 के लिए क्या करेंगे? पहले तो पेन लेकर आएंगे, ऐसा पेन लेकर आएंगे, ये वाला, राइट। बॉन्ड ऑर्डर 2 आपको चाहिए था, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो यस यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। गॉट इट। बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से निकालना है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर बॉन्ड एंगल्स एमंग PF3 ClF3। ओहो, आपसे पूछा गया है बॉन्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर नहीं है ना, बॉन्ड एंगल है। ओह दैट्स ग्रेट। तो थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रक्चर आ रहा होगा तो चीज़ें आसान रहने वाली हैं। यहाँ पर लोन पेयर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। PF3
बोरॉन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, दैट मीन्स ये सेम सेम रहेंगे, कोई भी एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा होगा। दैट मीन्स इनके बीच में क्या 120 डिग्री का होगा। देखिए थोड़ा सा अच्छा फिगर हम बना लें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जस्ट सेकेंड, क्योंकि लोन पेयर है नहीं तो बड़ी अच्छी तरीके से बनने वाला है इस तरीके से, राइट। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना बॉन्ड एंगल, वो होता है 120 का, 120, क्योंकि जनाब तीनों ही इक्वल होने वाले हैं 120 डिग्री, राइट। सेकेंड, ओके। नाउ PF3 की बारी है। PF3 फॉस्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बट 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बिजी है, यानी कि 1 लोन पेयर उसका बचने वाला है। लोन पेयर बड़ा ही जबरदस्त रोल प्ले करने वाले हैं जनाब यहाँ पर। PF3 एक लोन पेयर है तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यस, बॉन्ड एंगल अभी बताते हैं आपको। बाकी यहाँ पर आइए ClF3, फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं इस तरीके से। तो जनाब यहाँ पर 2 लोन पेयर होने वाले हैं। अब ध्यान से समझिए, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे वो बाकी बॉन्ड्स को अंदर की तरफ पुश कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, ये तीनों फ्लोरीन को पुश करेंगे एंड तीनों फ्लोरीन को अंदर की तरफ पुश करेंगे। दैट मीन्स फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कम होने वाला है। कोई दिक्कत? सिंपल सा है, अगर ऊपर से लोन पेयर पुश कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल कम होने वाला है, राइट। यहाँ पर जनाब बॉन्ड एंगल कम होने वाला है। यहाँ पर एक लोन पेयर है तो ये थोड़ा सा ही कर पाएगा, ज़्यादा नहीं पावर जनरेट कर पाएगा अपनी, तो थोड़ा सा ही होने वाला है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल BF3 में होगा, देन PF3 में, देन ClF3 में। PF3 ClF3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। लोन पेयर अच्छा खासा रोल प्ले करने वाले हैं बॉन्ड एंगल में। जितने ज़्यादा लोन पेयर होते जाएंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा, सही है।